और जुली खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का बयान। कहा, मुख्यमंत्री के बहुमत के लिए फिर से हाथ खड़े करवा देना। 101 विधायक अशोक गहलोत के साथ खड़े मिलेंगे। जनता का आशीर्वाद मिला है तो 2023 में फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। संयम लोढ़ा ने शिवगंज स्कूल के नवीन भवन के शिलान्यास के दौरान ये बयान दिया और एक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज ही एक बार फिर से जो प्रकरण है उसमें उबाल आया है। आज एनडीटीवी के साथ में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बगावत जिसने की थी उसे मुख्यमंत्री का पद देना कहीं ना कहीं उन 102 विधायकों के साथ में छलावा होगा जिन्होंने उस समय सरकार को बचाया और किसी भी सूरत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा उदाहरण पहली नजर नहीं आया। ऐसे कहकर उन्होंने सचिन पायलट पर सीधे तौर पर आज कटाक्ष किए, जिसका जवाब भी प्रत्युत्तर भी सचिन पायलट ने दिया। उन्होंने कहा कि अनुभवी वो है और समय है मजबूती की पार्टी को प्रदान करने की और ऐसे में आपसे आरोप प्रत्यारोप ना हो तो बेहतर है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में फिर से जो सियासी उबाल है, जो सियासी हलचल है वो राजस्थान के गलियारों में हुई है और इन्हीं तमाम चीजों के बीच निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने ये बयान देकर और ज्यादा इसे तूल पकवा दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि आज फिर से आप अगर हाथ खड़े करवा कर देखेंगे तो उतने ही विधायकों का समर्थन मिलेगा जितना कि मानेसर के समय मिला था, सरकार बचाने वाले प्रकरण के समय मिला था। गहलोत कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री महेश जोशी ने बताया कि ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर किया गया। भूतपूर्व सैनिकों हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। ओबीसी मान्य अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। तो वहीं मंत्री ममता भूपेश ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फैसला किया गया। साथ ही बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए जमीन आवंटित की गई। विधि विज्ञान सेवा नियम के बदलाव किए गए। सिविल सेवा 2019 में संशोधन किया गया। तो वहीं संयुक्त निदेशक का नया पद स्वीकृत किया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन भी बढ़ा। तो वहीं जैसलमेर में राजकीय कॉलेज का नाम भी बदला गया। पहले क्या था और अब क्या हो गया? फैसला हमने बताया है, जो विसंगति थी उसको दूर किया गया है और जल्द ही इसके जो डिटेल जो इसका किस प्रारूप में ये सामने आएगा वो एक बार जारी हो जाए, उसको पूरा डिटेल पे बात होगी। और साधारण जो अभ्यर्थी है, जो नौजवानों में पीड़ा थी, पिछले दिनों आंदोलन किया, उनकी भावनाओं को देखते हुए जो बीजेपी ने त्रुटि की थी उसका सुधार कर दिया गया है। फौजियों को भी अपना राइट्स मिलेगा और ओबीसी के जो नौजवान है उनको भी अपना राइट्स मिलेगा। तो वहीं राज्य के खान विभाग ने 21 जिलों के 35 स्थानों पर बड़ी संख्या में माइनर मिनरल के खनन प्लॉट्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह से आगामी 17 फरवरी तक भारत सरकार की प्लेटफॉर्म पर प्रदेश में माइनर मिनरल के 630 खनन प्लॉटों की नीलामी होगी। खान विभाग ने माइनर मिनरल ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, फेल्सपार, सैंडस्टोन, सिलिका सेंट, मेसनरी स्टोन, चाइना क्ले, मार्बल आदि की नीलामी के लिए 630 प्लॉट्स तैयार किए। तो देखिए जानकारी एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने दी। माइनर मिनरल के 630 खनन प्लॉट्स की नीलामी होगी। प्रक्रिया शुरू होगी केंद्र सरकार के पोर्टल पर। 6 दिसंबर से इस नीलामी की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं शुरू होते हुए। बूंदी जिले में सर्वाधिक 153 प्लॉट्स की नीलामी होगी। ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, फेल्सपार और मेसनरी, साथ ही सैंडस्टोन, सिलिका सैंड, चाइना क्ले और मार्बल की नीलामी इस दौरान होगी। तो वहीं भरतपुर में एमएसडी कॉलेज ग्राउंड में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आयुष विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आयुष मेले में हिस्सा लिया। भरतपुर में आयुष विभाग की ओर से ये दूसरा राज्य स्तरीय मेला लगाया जा रहा है। मेले में यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिसमें आयुष विभाग की शासन सचिव विनीता श्रीवास्तव, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी उपस्थित रहे। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री के निरोगी राजस्थान का सपना साकार होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में चिकित्सा सेवा बेहतर हो रही है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके महत्व को अभी मेरे से पहले 2 स्पीकर्स ने बताया और मुझे लगता है अगले 2-4 दिनों में हम लगातार ये महसूस करेंगे। इस तरह की व्यवस्था बनाना अपने आप में परिचायक है कि ये विभाग और सर आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा और आगे बहुत बेहतर काम करेगा।
लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है, मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना मुझे बहुत इसकी समझ है, परंतु बीसी साहब जब कोविड के बारे में बता रहे थे तब मैं सोच रहा था कि चाहे वो कोविड की परिस्थिति हो जिसमें पूरे विश्व ने एक ऐसी बीमारी को देखा जिसका कोई इलाज हाथों हाथ नहीं था, या फिर वो काल हो, क्या कहते हैं, ऐसे काल जिसको कहते हैं आज से हजारों वर्ष पूर्व रामायण का काल हो, जब संजीवनी बूटी लक्ष्मण को लगी थी और उस समय वैद्य सुसैन थे, उन्होंने एक दवा बताई थी। तो वो समय और आज समय, अगर कोई, जब हमारे पास कोई औषधि खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है फिर हम आयुर्वेद की तरफ तब बढ़ते हैं। भरतपुर में राज्य स्तरीय आयुष मेले का उद्घाटन किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आयुष मंत्री सुभाष गर्ग साहब। बहुत बड़ा आयोजन है, करीब 3500 के करीब लोगों ने अभी यहाँ भाग लिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो निरोगी राजस्थान का संकल्प है, उसी संकल्प को आगे बढ़ाने, पूरा करने में ये जो आयुष का राज्य स्तरीय मेला यहाँ लगाया जा रहा है। 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी शुरुआत की थी और आज दूसरी बार यहाँ भरतपुर में लगाया जा रहा है। मुझको भरतपुर की जनता ने विधायक चुना, आयुष विभाग मेरे पास है, तो उस रूप में इसको देख करके मुझे भी खुशी हुई है। और आज जो मैंने साक्षात्कार किया है बच्चों से, बच्चे की माताओं से, बहनों से, बेटियों से, और जो यूनानी का, आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, सिद्धा का, योगा का जो वो उपयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं, और यहाँ निःशुल्क जो है दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। और सामने खुद आपने देखा होगा यूनानी का एक्सपीरियंस ले रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है। 2-3 लोग मुझको मिले, उन्होंने अपना पर्सनल जो है अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव उन्होंने मेरे शेयर किया है कि साहब ये तो परमानेंट यही खुलवा दो। तो मैंने कहा है कि जल्दी हम जो है एक सिद्धा का सेंटर भी प्लस ये यूनानी का इज़्मा जो है ये भी हम यहाँ खोलेंगे। और आप देख रहे हैं कि करीब 3500 से 4000 के बीच में लोग यहाँ अब तक आ चुके हैं और पहला दिन है। तो पहले जो अभी हमारे डायरेक्टर बता रहे थे कि पहली बार जब लगा था तब भी राजस्थान में सबसे अधिक अगर भीड़ आई थी तो भरतपुर में आई थी। तो भरतपुर के लोगों का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ ऐसे मेले और हम लगाएंगे और इनको और आगे ले जाएंगे। और भरतपुर में जल्दी ही जो है हम सिद्धा का सेंटर खोलेंगे और यूनानी का सेंटर भी इस भरतपुर मुख्यालय में खुलेगा, जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके। तो ये थे आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग साहब। उनका सब तरफ कहना है कि जो आयोजन है, बड़ा आयोजन था, सभी के सहयोग से आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन और नगर निगम किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रवि कटारा। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीना का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को कार्यक्रम से बाहर भेजने का प्रकरण। मंत्री और सरकार के खिलाफ कर्मचारियों, व्यापारियों, नेताओं के साथ अब अधिकारी भी लामबंद होने लगे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त AH गौरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष SDM, तहसीलदार सहित RAS और RTS सेवा से जुड़े अधिकारियों ने घटना पर रोष जताते हुए समीक्षा बैठकों के कार्य बहिष्कार की घोषणा की। अधिकारी वर्ग में आक्रोश इस बात का है कि जिस तरह से मंत्री का रवैया था, इससे अधिकारी वर्ग को आहत हुआ है। इस मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान, जब तक सरकार के मुखिया का रुख साफ नहीं होगा तब तक समीक्षा बैठकों में अधिकारी वर्ग शामिल नहीं होगा। पिछले दिनों माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय द्वारा आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के साथ जो व्यवहार किया गया वो ऐसो बनी व्यवहार था। इस संबंध में आज हमारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद जो शाखा बीकानेर है उनके द्वारा श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और इसमें हमने जो आगामी जो भी समीक्षा बैठकें होगी उनके बहिष्कार की घोषणा की है। जब तक इस संबंध में कोई शासन स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब तक हमारी ये बहिष्कार यथावत रहेगा। तो वहीं जयपुर में निदेशालय महिला अधिकारिता परिसर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम दिवस के क्रम में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण महिलाओं में हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ जो हिंसा की घटनाएं घटित होती है उनकी रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए आमजन के स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यह भी कहा कि समाज में इतना सुधार आना अपेक्षित है कि बेटियों को हम ये कहना बंद कर दें कि स्थिति में आ जाए कि तुम शाम को समय पर घर आना, जब जाकर समाज में एक सुरक्षित वातावरण विकसित होने की परिस्थितियों का आगाज होगा। इसके लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना होगा, योगदान देना होगा, तब जाकर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम सुनिश्चित हो सकेगी। इस दौरान निदेशक महिला अधिकारिता पुष्पा सत्यानी ने भी संबोधित किया। अगर हमारे जो मुखिया हैं उनकी
सोच महिलाओं के प्रति सकारात्मक रहेगी तो हम ये सब कार्य कर पाएंगे। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देना चाहूंगी कि इस विभाग को हमने जो भी उनसे कभी भी निवेदन किया राजस्थान की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हमारी नौजवान साथियों के लिए, तो उन्होंने कभी हमें इस विभाग को प्राथमिकता देने के लिए मना नहीं किया। और आज उड़ान जैसी एक स्कीम जो पूरे देशभर के अंदर अपने आप में रोल मॉडल बनने जा रही है, वो इस विभाग द्वारा इनिशिएटिव करके हम सब लोगों ने, हमारे सारे साथी कर्मचारी, अधिकारी और आप और हम सब तमाम लोगों ने मिलकर राजस्थान की महिलाओं को उड़ान योजना से जोड़ने का प्रयास। आरटीओ की ओर से एनओसी जारी करने के बावजूद पुराने चालान बताकर वसूली निकालने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में गलती स्वीकारी। अब जारी किया हुआ चालान समाप्त होगा। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता को धौलपुर आरटीओ में 30 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया। सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव परिवहन आनंद कुमार उपस्थित रहे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने पैरवी की। तो वहीं जोधपुर के निम्बा निम्बड़ी स्थित शहर के सबसे बड़े वृद्धाश्रम अनुबंध वृद्धजन कुटीर के 20 साल पूरे हो गए। 21वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और बुजुर्गों की सेवा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा और सिंगर मोहम्मद वकील ने शिरकत की। संचालिका अनुराधा अडवाणी ने बताया कि कुटीर में ही अनुबंध नाम से 2 क्लिनिक भी खोले गए। इलाज के लिए डॉक्टर्स और कंपाउंडर की टीम भी है। एक क्लिनिक कुटीर के बुजुर्गों के लिए और दूसरा आम लोगों के लिए है, जहां निःशुल्क उपचार किया जाता है। निश्चित रूप से अनुबंध का समाज ऋणी है। यद्यपि मैं हमारे यहाँ की संस्कृति और हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ के सारे सभ्यता है उसके अंदर अपने पेरेंट्स का और अपने वृद्धजनों का सभी का आदर और सत्कार सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कई बार इसके अपवाद होते हैं और उन अपवादों को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए अनुबंध जो कुछ कर रहा है वह अनुकरणीय है। और मुझे लगता है कि हम सबको इस संस्था का सम्मान ही नहीं करना है, इसका सहयोग भी करना चाहिए। मैं तो 20 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, बराबर आता हूँ यहाँ पे और मुलाकात है अनुराधा जी से। और यहाँ जो लोग हैं, जो दर्द कई बार उनका सुना मैंने। मानवाधिकार आयोग में पोस्टों से कुछ नहीं होता, लेकिन दिल से साथ में जुड़ना पड़ता है। इसलिए मैं हर प्रोग्राम में यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर के इनके बीच में मुझे बहुत ही, मैं तो यहाँ भजन गाता हूँ, मेरा पूरे का अकेले का प्रोग्राम होता है यहाँ, मैं सबको बैठ के सुनाता हूँ यहाँ पे भजन। कई बार मैंने यहाँ पे अकेले भजन किया है, होली पे, दीपावली पे यहाँ आता हूँ इनके साथ। और आज तो सुरेंद्र शर्मा जी, ये वकील मोहम्मद और ये सब अकेला साहब यहाँ आए हैं और आप सब लोग इसको बता रहे हैं पूरे विश्व को, ये बहुत बड़ी बात है। हंसने से ज़्यादा हंसाना ज़्यादा जरूरी है। मेरा मानना है कि दुख हमारे व्यक्तिगत होने चाहिए और सुख सार्वजनिक। हम लोगों ने सुख को व्यक्तिगत कर लिया और दुख को सार्वजनिक कर दिया। तो हर आदमी अपने सुख को बांटता डोले, दूसरों को हंसाता डोले, तो उससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। अनुबंध यहाँ आके मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है हमारे नारायण साहब का कि हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना, हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना, सलीके से बुज़ुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो जिस तरह से इन बुज़ुर्गों को आसरा हमारी अनुराधा अडवाणी जी ने दिया, उनके हस्बैंड ने दिया, ये इतना बड़ा काम है, इतना पुण्य का काम है कि इनके लिए एक ही शेर कहूँगा कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं, ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं। लकीरें अब हुई, अनुभव की लकीरें हुई हैं काफ़ी। तब नहीं थी, तब चिंता ही नहीं थी। ठीक है, खोल दिया, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे ना जब सारे एक्सपीरियंसेस होते गए और ये सब होता गया, तब चिंताएं भी बढ़ी, लोग बढ़ गए, चिंताएं बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, सब चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन एक आदमी है, ऊपर वाले ने मुझे बिल्कुल संभाला हुआ है। खबर है जहां एक बार फिर से गोलीबारी की वारदात से हड़कंप मच गया। बडला चौराहे पर गोलीबारी में युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक जख्मी हो गया। आक्रोशित लोगों ने भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जिला अस्पताल में तैनात किया गया। सूचना मिलने पर एसपी आदर्श सिद्धू और एडिशनल एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय और प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया।
जो घटना गोलीकांड की हुई है और 2 हमारे जवान बच्चों को जो गोलियां लगी है और जो शहीद किया गया है, ये बड़ी दुखद घटना है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम शहर के अमन चैन को ध्यान में रखते हुए आप शहर के उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें, हमारे दुख और हमारी तकलीफ को समझे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। भीलवाड़ा शहर के बड़ला चौराहे पर करीब 3:20-3:25 दिन में ही फायरिंग की घटना हुई है। मौके पे उच्चाधिकारी पहुंच गए। एक चश्मदीद गवाह से ये मालूम पड़ा है कि शायद 2 मोटरसाइकिलें थीं जिस पे 2 सवार थे और उनके द्वारा 3 राउंड फायर किए गए। मौके पे 2 जो फायर हैं, जो खाली कारतूस हैं, वो बरामद कर लिए हैं और बाकी इसमें स्पेशल टीम को लगा के और सिटी की टीम को लगाकर आगे की तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने बालोतरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद आयुक्त और उसके दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नगर परिषद आयुक्त ने सरकारी आवास पर दोपहर को एसीबी की टीम ने दबिश देकर आयुक्त जोधाराम बिश्नोई और उसके दलाल प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। हालांकि पूरे प्रकरण में रिश्वत की राशि नगर परिषद का 4th श्रेणी कर्मचारी लेकर फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। खबर अब सिरोही के आबू रोड से, जहां सातपुर तालाब पर मंदिर हटाने के मामले में भाजपा और हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही आबू रोड बंद के आह्वान पर सुबह से ही बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ताले नहीं खुले। क्षेत्रीय विधायक जगसीराम कोहली, पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण सहित कई लोग बाजार पहुंचे, जहां भाजपा और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने बाजार क्षेत्र का दौरा कर व्यापारियों से बंद को सफल बनाने की अपील की। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तो वहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस का पहरा भी तैनात रहा। जिस प्रकार से कल सातपुर के अंदर हनुमान जी मंदिर को न्यायालय के आदेश पर जैसे तोड़ा गया है, लेकिन हम कई लंबे समय से जो शिकायत करता है कांतिलाल जी उपाध्याय, उनका खुद जो अतिक्रमी है, प्रशासन को हमने कई बार अवगत करवाने के उपरांत भी उन्होंने एक्शन न लेने की वजह से आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बनी है और कई लोगों के ऊपर मुकदमे में और ये लाठीचार्ज वाली जो घटना जो हुई है, उसमें मैं समझता हूं कि प्रशासन ने समय रहते हुए इस पे ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर हटाया है, उसमें ग्रामवासियों ने किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मात्र हमारी भावना आई थी, भावना को कड़वा घूंट पी के बैठे हुए थे। जालौर में भारतमाला के तहत 6 लेन हाईवे का निर्माण हो रहा है और उसके चलते किसान अपना 2 मंजिला मकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे हैं। सांजौर के गरडाली में 2 मंजिला मकान हाईवे के बीच में आने से 200 फीट दूर 2 मंजिला मकान को शिफ्ट करने का कार्य तेजी से हो रहा है। पूरे मकान को 250 से अधिक जैक पर रखा गया। 1 महीना और शिफ्ट करने में लग जाएगा। इस दौरान मौके का जायजा लिया सहयोगी लूणा रामदर्शी ने। जालोर के सांचौर उपखंड के गड्डाली में एक डबल मंजिला मकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे कि कैसे जैक सिस्टम से पूरे मकान को शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, पूरा का पूरा जो मकान है ठीक 2 से ढाई महीने में इसे पूरा का पूरा जो है वो जैक सिस्टम पे ले हैं। अब पूरा का पूरा जो मकान है 2 मंजिला मकान है और अभी जैक पे है। इसके जरिए इसे एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो करीबन 2.5 महीने से चल रहा है और 2.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब 1 महीने में 200 फीट दूर यहाँ से इसी चैनल सिस्टम से 200 फीट दूर इस मकान को बिना नुकसान पहुंचाए हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। मकान के मालिक मौजूद हैं, उनसे पहले जानते हैं ये आपका मकान कब बनाया था, कितने साल पहले बना था और अभी ये शिफ्ट करने का प्रोसेस कब से शुरू हुआ है, किस तरीके से हो रहा है? ये लगभग 5 साल हो गई है और 5 साल में ये भारतमाला परियोजना का आ गई थी, उस हिसाब से ये मकान एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं हम। और इसमें लागत के जो हमने बनाए थे हमारी मेहनत और मजदूरी के हिसाब से, तो हम एक कम समय में हमको रहने के लिए सुविधा मिल जाएगी। और लगभग 2.5 महीने हो गए हैं और लगभग 1 महीना और लग जाएंगे। 1 महीना और लग जाएगा। इसको पूरा का पूरा जैक सिस्टम से एक मकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जो इस पूरी टेक्निक में काम कर रहे हैं वो व्यक्ति भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। कितने महीने से काम चल रहा है, कितने जैक लगे हुए हैं मकान के नीचे? 2.5 महीने से चल रहा है काम, 250 जैक लगा है। 250 जैक लगाए। और अब कितनी समय में इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा? अब कितना और समय लगेगा? 1 महीना लगेगा और
1 महीना और लगेगा। अभी तक आपने इस तरीके कितने मकान और शिफ्ट कर चुके हैं? मकान तो बहुत किए हैं, 35 तो शिफ्ट किए हैं, उसके बाद लिफ्टिंग किए हैं। बराबर, मतलब मकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं और हाइट बढ़ानी हो तो भी हो सकता है। बढ़ा सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। 1 फुट से 10 फुट तक हाइट ले सकते हैं ऊंचा। तो पूरा का पूरा जैक सिस्टम पे मकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के साथ यहाँ पे 6 लेन हाईवे बन रहा है, उसके तहत इस मकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी वैसा का वैसा जैसा अभी है, कोई नुकसान नहीं है। और एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो लगातार 2.5 महीने से यहाँ पर चल रहा है। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर। खबर अब अजमेर से, जहां कृष्णगंज थाना पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय हाई प्रोफाइल कार चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से उनके कब्जे से चोरी 5 क्रेटा कार बरामद की गई। गिरोह में शामिल आरोपी हाई प्रोफाइल तरीके की कार के लॉक को सॉफ्टवेयर की मदद से तोड़ते और फिर उन्हें मादक पदार्थ तस्करों को बेच दिया करते। गिरोह सिर्फ हुंडई कंपनी की गाड़ियां ही चोरी करता था। पुलिस पड़ताल में करीब 1 दर्जन चोरी के ऐसे वाहन भी चिन्हित हुए। अभी तक गिरोह के कब्जे से 18 हाई प्रोफाइल गाड़ियां जब्त कर ली गई। देखिए, कुछ समय पहले आदर्श नगर थाने में एक कार्रवाई की गई थी, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब 11 क्रेटा वाहन बरामद किए गए थे। आदर्श नगर थाने की टीम और डीएससी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये बरामद किए गए थे। उसके बाद जो मुलजिम उसमें गिरफ्तार हुए थे, उनको कृष्णगंज में भी कई सारे वाहनों की चोरी के वारदातें हो चुकी थी। उसी संदर्भ में आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया था और प्रोडक्शन वारंट पे लेने जाने के बाद उनके साथ जो पूछताछ हुई, उसमें उनसे और भी वारदातों का खुलासा हुआ। जाने माने हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जोधपुर प्रवास पर हैं, जहां मंडोर रोड स्थित अनुबंध वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात कर उन्होंने उनके साथ समय बिताया। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कारों में बुजुर्गों की सेवा करने का संदेश मिलता है। इसे जो व्यक्ति साकार करता है वो हमेशा सुखी रहता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर कवि सुरेंद्र शर्मा से खास बातचीत की संवाददाता राजीव गौड़ ने। किसी भी व्यक्ति को तनाव से अगर निकलना है तो हंसना जरूरी है, और उस हंसी को पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से लोगों के जीवन में भर कर रख दिया है, उन्हीं कवि का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। आज इस वक्त हमारे साथ है। सर, कैसा लगता है कि आप खूब बहुत सीरियस रहते हैं, औरों को हंसा देते हैं, जीवन में खूब सारे तनाव के बीच में हंसना कितना ज़रूरी है? हंसने से ज़्यादा हंसाना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना है कि दुख हमारे व्यक्तिगत होने चाहिए और सुख सार्वजनिक। हम लोगों ने सुख को व्यक्तिगत कर लिया और दुख को सार्वजनिक कर दिया। तो हर आदमी अपने सुख को बांटता डोले, दूसरों को हंसाता डोले, तो उससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। कितने वर्षों से आप हंसने के साथ हंसाने का काम कर रहे हैं? 50 साल से तो ऊपर हो गए, 55 साल से ऊपर हो गए। 55 साल के सफर में कैसा लगता है? क्योंकि औरों को खुशी देना खुद को खुशी और सुकून मिलने जैसा होता है। मेरा मानना है कि जिंदगी में कुंठा जिसके नहीं होती वही आदमी हंसा सकता है। हंसने का हक उसी को है जो दूसरों के दुख में आंसू बहाना जानता है। जो दूसरे दुख में आंसू नहीं बहाना जानता, उसे हंसने का हक नहीं। लेकिन कैसा लगता है कि आज आप उन बुजुर्गों के बीच आए, वृद्धाश्रम, कुछ बच्चे संभाल नहीं पाते हैं, कुछ बार कोई पीड़ाएं होती है, आज आप उस वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग अकेले हैं, लेकिन आज हम सब उनके साथ 20 सालों का सफर है। मैं, आप इसे वृद्धाश्रम कहते हैं, मैं इसे मंदिर कहता हूँ, क्योंकि मंदिर में हमारी बनाई मूर्तियों होती हैं और यहाँ पर ईश्वर की बनाई मूर्तियों की पूजा होती है। सर, परिवार, समाज, फिर प्रदेश या देश, दुनिया की बात करें तो अभी लोग काफ़ी तरह, किसी को पढ़ाई का टेंशन, किसी को भोजन का टेंशन, किसी को नौकरी को बचाने का टेंशन, पीछे कोविड का टेंशन, खूब सारे तनाव के बीच में इंसान क्या करे जो स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे? मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक ही वजह है कि हमारी तकलीफ़ क्या है। मुझे मेरी 2 गाड़ियाँ सुख नहीं देती, मुझे सगे भाई की 3 गाड़ियाँ तकलीफ़ देती हैं। जिस दिन हम जो अपने पास है उससे सुखी रह जाएंगे, हर एक के तनाव मुक्त है। नीचे देखो, हर एक व्यक्ति तनाव मुक्त है। बहुत कम, क्योंकि आप हमेशा जब भी लोगों को हंसाते हैं खुद बहुत गंभीर रहते हैं, लेकिन जब मन स्वस्थ होता है तब औरों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कवि सुरेंद्र शर्मा ने जिस तरीके से ये बातें कही हैं वो जीवन में उतारने लायक है। व्यक्ति तनाव से तभी बाहर निकल सकता है जब खुद मन में ठान ले, और मन में ठानने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।
सोमन सिंह के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।